से स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रश्न को मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपको यकीन हो जाए कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में वाकई में फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कि प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ था पीआरटी में, ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो आगे बढ़ के देख लेते हैं इसको फ्रेंड्स। यहाँ से जब इसको आप जो है कि ऊपर जाके थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे, मैं उस चीज़ को हाईलाइट भी जो है कि किया हूँ। देखिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन प्रश्न हमारा क्या था, किसके जो है कि कार्यकाल में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था? तो देखिए, सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना बड़ा विरोध किया, अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है कि देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आंसर की में भी आपको जो है कि दिखाने का यहाँ पर जो है कि प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न आपका जो है कि, और ये फ्रेंड्स मैं हाईलाइट जो है कि किस क्लास की हिस्ट्री की ये बुक है, तो फ्रेंड्स ये क्लास 10वीं की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री की ये बुक है, जो कि फ्रेंड्स इतिहास की दुनिया के नाम से आती है। ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टली फ्रेंड्स यहीं से जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न से हम लोग आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तमार विद्रोह, यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न। तमार विद्रोह में छोटा नागपुर की किस जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था? क्या वो संथाल जो है कि जनजाति थी जिसने तमार विद्रोह में जमींदारों के खिलाफ शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था, या वो मुंडा जनजाति थी, या उरांव जनजाति थी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो उरांव जनजाति थी जो तमार विद्रोह में जो है कि छोटा नागपुर में जो है कि जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन की थी। तो वो उरांव जनजाति थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ। ये आपकी जो है कि फ्रेंड्स इतिहास की दुनिया, ये देखिए इतिहास की दुनिया 1, यानी कि ये क्लास 9th की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तमार विद्रोह, देखिए सन 1789 में छोटा नागपुर के उरांव, यहाँ पर देखिए उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ से देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है हिस्ट्री में, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और हमें ये जो है कि इसी जनजाति से संबंधित लगा था। तो फ्रेंड्स मैं इसको दिखाने का भी यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? क्या वो संथाल जनजाति थी जो कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, या उरांव जनजाति, या चेर जनजाति, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बिहार की वो उरांव जनजाति थी जिसने जो है कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं उस प्रश्न को भी यहाँ पे दिखाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो है कि टीआरई 1 पीआरटी 1 to 5 में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर बिलीव नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि वाकई में ये प्रश्न टीआरई 1 में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि उसमें ढूंढ लीजिएगा,
थोड़ा सा अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ से आपको TRE 1, ठीक है, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PRT के जो है कि क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे वहाँ से फाइनल आंसर की के साथ में। तो वहाँ से आप जो है कि जाइएगा TRE 1 वाले क्वेश्चंस पेपर में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसमें TRE 1 का क्वेश्चंस पेपर खोलिएगा और डायरेक्ट फ्रेंड्स आप जो है कि 64 नंबर के प्रश्न की तरफ जाइएगा। वहाँ से आपको ये प्रश्न मिलेगा कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स वो जो है कि आपकी उरांव जनजाति थी, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर था, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं जो है कि आपको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से ये सबसे पहले ये कौन से नंबर का प्रश्न था, तो देखिए ये जो है कि आपका 64 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। यहाँ से ये 64 नंबर का प्रश्न था और ये जो है कि सेट ए से उठाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 64 नंबर पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से 64 का राइट आंसर क्या है फाइनल आंसर की में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स उरांव जनजाति कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग ली थी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 3 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है। ये भी फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण विद्रोह है और ये भी आपके क्लास 9th में बिहार SCRT हिस्ट्री में ये दिया गया है, ठीक है। तो निम्न में से कौन पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है, क्या वो शिरोमणि या जतरा भगत या तिलका मांझी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये तिलका मांझी थे, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह से संबंधित जो है कि ये तिलका मांझी थे। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तिलका मांझी के बारे में आपके जो है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है क्लास 9th के बिहार SCRT हिस्ट्री की बुक में। देखिए तिलका मांझी का यहाँ पे चित्र बनाया गया है और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए पहाड़िया विद्रोह, देखिए फ्रेंड्स इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़िया के क्षेत्र में था, ठीक है। इस विद्रोह का नेता कौन था, तिलका मांझी था। अब देखिए फ्रेंड्स तिलका मांझी क्यों प्रसिद्ध हैं, इनका जिक्र जो है कि बिहार SCRT की बुक में क्यों किया गया है। तो देखिए यहाँ से भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया था, कौन, तो तिलका मांझी। और इसी के जो है कि ये देखिए प्रहार करने के जो है कि आरोप में ही देखिए हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजों विरोधी नीति के कारण जो है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन जो है कि अवश्य किया। देखिए तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस जगह पर उसे फांसी दी गई थी, यानी कि जिस जगह पर तिलका मांझी जी को फांसी दी गई थी, आज वह तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि भागलपुर में स्थित है, ठीक है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं प्रश्न बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स मिन कैम्फ किसकी रचना है, मिन कैम्फ फ्रेंड्स किसकी रचना है, देखिए स्ट्रेसमैन की है या हिंडेनबर्ग की है या एडोल्फ हिटलर की है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो मिन कैम्फ है, ये मिन कैम्फ फ्रेंड्स किसकी रचना है, तो एडोल्फ हिटलर की ये रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपकी क्लास 9th की बिहार SCRT की हिस्ट्री की बुक है और इसमें देखिए यहाँ से देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही गहन तरीके से इसमें दी गई हैं और यहीं से जो है कि प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए हिटलर को जो है कि बंदी बना लिया गया था और यहाँ से देखिए जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मिन कैम्फ की रचना की थी। बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से।
यहाँ से देख लेते हैं कौन से नंबर का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपके बिहार SCRT और NCERT में दी गई हैं, हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। फालतू चीज़ों की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। जो चीज़ें आपके बुक्स में दी गई हैं NCERT और SCRT में, हम लोगों को फ्रेंड्स सिर्फ उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? क्या वो धारा 342 है, या जो है कि धारा 356 है, या जो है कि धारा 352 है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि धारा 342 है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आप जो है कि देखिए परिणाम परिणाम स्वरूप सन 1935 में जो है कि देखिए यहाँ से देखिए तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजाति को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, आपको अगर यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको जो है कि यहाँ पे फ्रेंड्स अचंभित नहीं होना है। देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको पता है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और यहीं पे आप सबसे पहले कमेंट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स मैं तो आगे प्रश्न का आंसर जो है कि बताने ही वाला हूँ। देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए फ्रेंड्स, गैरीबाल्डी जो था ये पेशे से फ्रेंड्स ये क्या था? एक नाविक था, ठीक है। गैरीबाल्डी क्या था? ये पेशे से एक जो है कि नाविक था, ठीक है। तो नाविक जो है कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, आपके जो है कि बिहार SCRT की बुक में क्लास 10th में हिस्ट्री में दिया गया है। बिहार SCRT हिस्ट्री की बुक में देखिए गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया था, ठीक है। तो ये देखिए आपके बिहार SCRT की बुक में गैरीबाल्डी का चित्र बनाकर यहाँ पे दिया गया है इनके बारे में। तो प्रश्न ये जो है कि बन सकता है, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या है? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? देखिए, ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। और दास कैपिटल फ्रेंड्स ये जो है कि किसकी रचना है और इसकी जो है कि रचना कब की गई थी, ठीक है। तो क्या लेनिन 1877, या कार्ल मार्क्स 1867, या स्टालिन 1921, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो दास कैपिटल है ये जो है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि 1867 में जो है कि इसकी रचना की गई थी। किस पुस्तक की? तो दास कैपिटल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी जो है कि रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे इसके बारे में। देखिए, यहाँ से कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से देखिए मैं उस चीज़ को चूँकि हाईलाइट भी कर दिया हूँ। देखिए, मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको भी यहाँ पे देखिए मैं इम्पोर्टेंट लिखा हूँ। तो मार्क्स की सिद्धांत देखिए, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, ये जो है कि मार्क्स के सिद्धांत थे। और ऐतिहासिक भौतिकवाद,
तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न 6 ऐतिहासिक चरण हैं। देखिए आदिम साम्यवादी युग, दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग एवं साम्यवादी युग। तो ये आप जो है कि इनको एक नज़र में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए निम्न में से किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सिंपल प्रश्न, अब आपकी कोई भी एग्ज़ाम में जो है कि आपका जो है कि हार्ड लेवल के प्रश्न, देखिए प्रश्न वही रहता है, ठीक है, उसी के आसपास रहता है, लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न उसी को जो है कि घुमाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता था कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, डायरेक्टली आपको याद रहता 1 मई, आप जो है कि टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन देखिए इस प्रश्न को कैसे जो है कि आगे यहाँ पे बढ़ाया गया है, लपेटा गया है, देखिए, और आप फंस भी सकते हैं। देखिए निम्न में से किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। क्या वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ था जिसमें जो है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी, देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हुआ था, इसी में फ्रेंड्स जो है कि यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह निर्णय लिया गया था कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसको हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उससे आगे और पीछे की जानकारी यहाँ पे लेंगे। देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, देखिए फ्रेंड्स विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद के तेजी से फैलने का द्योतक है, ठीक है। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, देखिए इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग किया जाना भी तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया, ठीक है। और तब से 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। जब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है, जो कि आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में क्लास 10th में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था? यानी कि महिला दिवस आपको पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये प्रश्न जो है कि पुराना हो चुका है। अब इसी प्रश्न को जो है कि घुमाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए कितना घुमाएगा, या तो एक स्टेप आगे बढ़ाएगा या तो एक स्टेप पीछे जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था, यानी कि कब घोषित किया गया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष, ठीक है। क्या वो 1973 में घोषित किया गया था, या 1974, या 1975, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए 1975 में जो है कि ये घोषित किया गया था कि 8 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो 8 मार्च, ठीक है, यहाँ से 8 मार्च को 1975 में ये घोषणा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कि आपको ये पता चल गया कि 8 मार्च को जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये जो है कि इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में की गई थी, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए
यहाँ से देखिए 7 मार्च 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूर ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया। ठीक है, ये जो है कि महिलाएं जो 8 मार्च को कपड़े की मिलों की जो मिल मजदूर थी महिलाएं, वो जो है कि रोटी मांग का जो है कि हड़ताल करते हुए नेतृत्व की थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, इसी के उपलक्ष्य में देखिए सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो घेर के बढ़िया तरीके से दिया गया है क्लास 10th के बिहार एससीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए निम्न में से किसने लाल सैन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। निम्न में से किसने लाल सेना का गठन किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके बिहार एससीईआरटी क्लास 10th में दिया गया है। निम्न में से किसने लाल सेना का गठन किया था? ठीक है, तो लाल सेना का गठन फ्रेंड्स देखिए क्या स्टालिन के द्वारा किया गया, या ट्राटस्की या लेनिन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ट्राटस्की के द्वारा जो है कि किया गया था लाल सेना का गठन। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया था। तो ये ट्राटस्की के नेतृत्व में जो है कि एक विशाल सेना, लाल सेना के नाम से जो प्रसिद्ध थी, उसका जो है कि गठन किया गया था। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करते हुए साथ ही वेल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए एवं हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। उसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया था। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये है आपकी ट्रस्ट की, जो कि आपके क्लास 10th की बिहार एससीईआरटी हिस्ट्री में इनका चित्र भी बनाकर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस फ्रेंड्स ये जो है कि किसकी रचना है? क्या टॉल्स्टॉय की, या कार्ल मार्क्स की, या एंजेल्स की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वार एंड पीस फ्रेंड्स ये जो है कि टॉल्स्टॉय की ये जो है कि प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए लियो टॉल्स्टॉय, ये फुल नाम है इनका, लियो टॉल्स्टॉय। रचना वार एंड पीस दोस्तों की तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। ठीक है, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी। ठीक है, यहाँ से इसको भी आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इसके जो है कि अतिरिक्त 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाती थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये भी महत्वपूर्ण है, आप जो है कि यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से व्यापारिक कंपनियों का सही आगमन क्रम कौन सा है? ये भी बहुत से एग्जाम में प्रश्न बना है और बन भी सकता है, आगे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। व्यापारिक कंपनियों का सही आगमन क्रम कौन सा है? ठीक है, क्या पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, या पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, डच, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए व्यापारिक कंपनियों का सही आगमन क्रम क्या है? तो इसको फ्रेंड्स देखिए मैं अंग्रेजी लेटर्स में इसको यहाँ पे याद करता हूँ खुद। देखिए PSD, फिर उसके बाद ई, ठीक है, फिर उसके बाद यफ। देखिए पी से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, और फिर उसके बाद यस से स्पेन हो जाएगा, और डी से क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा, और ई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, और एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, और ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में भी इनका
जिक्र किया गया है। देखिए, पुर्तगाली ही पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े थे। देखिए, 1510 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया था। कौन? पुर्तगाली। और सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद देखिए स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, ये जो है कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन का सही क्रम है। ठीक है, और इसमें देखिए घेर कर क्या दिया गया है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद देखिए पुर्तगाली के बाद स्पेन है, इसको स्पेन को छोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद डच, इंग्लैंड और फ्रांस। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रश्न को बनाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? ये जो है कि आपको मैं नीचे एक प्रश्न दिखाऊंगा इसी से संबंधित, जो कि टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? क्या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पारित हुआ, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड रिपन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ये जो है कि आपके लॉर्ड लीटन, ठीक है, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है कि पारित किया गया था। आप याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन। ठीक है, तो लॉर्ड लीटन देखिए कहाँ पर है, तो लॉर्ड लीटन आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ये जो है कि लॉर्ड लीटन वायसराय था, उसके कार्यकाल में जो है कि पारित किया गया था। और इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपने बुक्स में। तो देखिए, सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। देखिए यहाँ से 1779 में आर्म एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सशस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित किया गया था। यानी कि आप जो है कि अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी हो गया था। 1879 में एक आया था एक्ट, आर्म एक्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से मैं कलर को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे और दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, 1883 में इल्बर्ट बिल का पारित होना भी राष्ट्र को बल दिया। इस बिल का उद्देश्य भारतीय यूरोपीय व्यक्तियों को फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। ठीक है, और यहाँ से आप जो है कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ से 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया, जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। देखिए, सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। देखिए, सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिक के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया कि इसके प्रशासनिक सुविधा होगी। ठीक है, और देखिए आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा था। और ये रद्द जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो वो लॉर्ड हार्डिंग था। अभी मैं जो है कि आपको नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सन 1907 का देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो है कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ से सबसे पहले ये कौन सा प्रश्न था? तो टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी, देखिए 47 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ से 47 में जब आप जाइएगा, तो मैं हाईलाइट भी किया हूँ। देखिए 47 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में क्या है? लॉर्ड इरविन है। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ से कौन सा नंबर का प्रश्न है? 14 नंबर का प्रश्न है। बंगाल के विभाजन को किस कार्यकाल में वापस लिया गया था? अभी मैं आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ से अभी आपको ऊपर यहाँ से दिखाया गया था कि यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर अगर आप जाएंगे, तो देखिए यहाँ से देखिए 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे
रद्द करना पड़ा था। किसको रद्द करना पड़ा था? ये जो 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था सांप्रदायिकता के आधार पर, इसी को जो है कि वापस ले लिया गया था या रद्द कर दिया था। कब? 1911 में। अब आपका प्रश्न यहाँ पे क्या बना है? अब आपका ये प्रश्न बना है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। और किया कौन था? कर्जन। ठीक है, इसको बंगाल का विभाजन कर्जन किया था। और इसको वापस कौन लिया था? तो वापस जो है कि ये लिया था हार्डिंग। ठीक है, तो हार्डिंग को आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से दिया भी गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। और देखिए ये जो बंगाल विभाजन कर्जन किया था, सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना बड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। तो ये मैं पहले ही बता दिया था आपको। और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उनसे मिला। इस तरह आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। ठीक है, तो इसका सम्मेलन ढाका में हुआ था। किसका? मुस्लिम लीग जो बना था, इसका जो है कि सम्मेलन ढाका में हुआ था। और यहाँ से 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया, जहाँ इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द किया गया था? अभी मैं बताया था, ये आपका जो है कि पूछा गया था TRE 3.0 री एग्जाम PRT में, बंगाल के विभाजन को तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में ये जो है कि रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, क्या वो बम्बई में 1917 में भारत का पहला जूट मिल शहर स्थापित किया गया, या दिल्ली या गुजरात, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 1917 में भारत में पहला जूट मिल शहर जो है कि किसको घोषित किया गया था? तो बंगाल को घोषित किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से कोलकाता को। ठीक है, यहाँ से कोलकाता को घोषित किया गया था। कोलकाता आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको भी अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए क्लास 10th में ही बिहार एशियाटी हिस्ट्री में दिया गया है। देखिए, सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो काम आएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ से अब देखिए हम लोग पहले प्रश्न के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? देखिए, रबड़ का संबंध जो है कि किस प्रकार की वनस्पति से है? क्या टुंड्रा की वनस्पति, या मैंग्रोव की वनस्पति, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वनस्पति से रबड़ का संबंध है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ का संबंध फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न जो है कि कहाँ से बनाया गया है? तो देखिए, आपके जो है कि क्लास 9th की NCERT से ये जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया है। और यहाँ से देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जो चीज़ें हाईलाइट किए गए हैं वही से जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, वहीं पर जो है कि ये वन पाए जाते हैं। और देखिए ये चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। और देखिए यहाँ की जो है कि यहाँ की वनस्पतियाँ क्या हैं? तो वृक्ष हैं,
झाड़ियाँ हैं एवं लताएं लगती हैं। देखिए यहाँ से इनके जो है कि देखिए इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे आबनूस है, एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है और रबड़, यही जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था, और सिंकोना। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न में आपको कितनी जानकारी मिल रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपने जो है कि देखा होगा, TRE 1 हो या TRE 2 हो या TRE 3 हो, 2011 की जनगणना से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, और 2011 की जनगणना का जिक्र जो है कि आपके NCERT और SCERT दोनों बुक में किया गया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या 1106 व्यक्ति प्रति किमी, 1022 व्यक्ति प्रति किमी, या 1203 व्यक्ति प्रति किमी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किमी था। ये जो है कि आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, ये प्रश्न आपके जो है कि NCERT और SCERT दोनों बुक में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। क्या आप जानते हैं? देखिए, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ये ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ से आप जो है कि सर्च करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग किमी था। और यहाँ पे देखिए, इस NCERT बुक में बिहार का भी जिक्र कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति किमी है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिए। देखिए, राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। तो ये भी आप जो है कि देख सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, इस तरह का प्रश्न एक जो है कि आपके TRE 1 में भी पूछा गया था, TRE 3 में भी पूछा गया था, और TRE 1 में भी पूछा गया था। देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं फ्रेंड्स, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, और प्रवास भी है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से उपयुक्त में से जो है कि एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपके जो है कि क्लास 9th की NCERT में दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। क्या क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। तो ये जो है कि तीनों आप याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। यही कारण है कि फ्रेंड्स हमारे जो है कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 1 में पूछा गया था, ठीक है, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया था, और क्लास 9th के NCERT से। देखिए 93 नंबर का, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है कि ये जो है कि सीमित संसाधन के द्वारा जो है कि निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये TRE 1 PRT का PYQs है, इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका 93 नंबर का प्रश्न है, और ये जो है कि फाइनल आंसर की देखिए सीरीज ए है, और इसमें जो है कि 93 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पे सी है राइट आंसर। तो इस प्रश्न को भी आप जो है कि साथ में देख लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के 2-3 प्रश्न जो है कि हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी PYQs मैं करवा दिया हूँ, वहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं। और 4 नंबर के प्रश्न को आप देखिए। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला
कारक है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या समुद्र से दूरी ये जो है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, या अक्षांश या वायुदाब, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और देखिए फ्रेंड्स समुद्र से दूरी, अक्षांश और वायुदाब ये तीनों जो है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और ये देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या आप जानते हैं, देखिए असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं, ये भी आप जो है कि जानकारी ले लीजिए। और जलवायु नियंत्रण, देखिए फ्रेंड्स किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें अक्षांश है और तुंगता है जिसको ऊंचाई कहते हैं, वायुदाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं तथा उच्चावच लवण है। ये जो है कि आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले या जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स जो है कि ये 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो है कि प्रश्न आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो जो है कि फ्रेंड्स ये जो है कि 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन ये आपके जो है कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, तो ये ब्राज़ील जो है कि आप याद रखिएगा, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। देखिए ये महत्वपूर्ण है, एक पुस्तक के बारे में भी पूछता है। और ये जो है कि पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये जो है कि आपके क्लास 9th के ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में ये जो है कि बुक का नाम दिया गया है। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो फ्रेंड्स सुमेसर ये जो है कि आपके जो है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स दोनों प्रश्न। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से देखिएगा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में देखिए तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। तो ये जो है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। तो यही जो है कि प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न जरूर बन सकता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है कि भूमि निम्नीकरण का साधन फ्रेंड्स वनों उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भूमि निम्नीकरण के जो है कि देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये देखिए कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ये भूमि निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा, ये देखिए खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। तो यही आपका प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में जो है कि भूमि निम्नीकरण का जो है कि कारण क्या है, तो ये है वनों उन्मूलन। तो ये सभी राज्य आप याद रखिएगा। और यहाँ से आप जो है कि अपने नोटबुक में लिख लीजिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में
भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? वनोन्मूलन है। और देखिए यहाँ से ये आप जो है कि लिखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशु चारण है। तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। इसमें 3 पॉइंट है। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, या पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को फ्रेंड्स हम लोग जो है कि बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि बांगर के नाम से, और ये जो है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर के नाम से, तो बांगर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं, यही प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से देखिए, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहेंगे? खादर कहते हैं। और देखिए, बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। और देखिए, सूखे क्षेत्रों की मृदाएं कैसी होती हैं? तो क्षारी होती हैं। ये भी जो है कि प्रश्न बन सकता है। और देखिए, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो देखिए, खेती या कृषि से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है कि ये पूछा जा रहा है कि ये सीढ़ीदार सोपानी खेती है, ये जो है कि किस प्रांत में की जाती है? तो यहाँ से फ्रेंड्स, यह क्या बिहार में, पंजाब में या उत्तराखंड में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये फ्रेंड्स उत्तराखंड में जो है कि ये सीढ़ीदार खेती कहिए या सोपानी खेती कहिए, ये जो है कि आपके उत्तराखंड राज्य में की जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 10 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा फ्रेंड्स मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? क्या झारखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो काली मृदा है फ्रेंड्स, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये सभी राज्य आप जो है कि याद रखिए। और सबसे पहले काली मृदा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो काली मृदा को हम लोग देखिए रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये काली मृदा को हम लोग काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए, इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए, ये मृदाएं यानी कि काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पहले नंबर पर, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। तो ये यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बन सकता है। और यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में शामिल है? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न का मतलब ये है कि ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है, ये जो है कि किन किन राज्यों की शामिल या मेल जोल से चलती है ये सरदार सरोवर बांध परियोजना, या इस परियोजना से किन किन जो है कि राज्य को लाभ होता है? तो ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। तो इसका क्या राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या गुजरात, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और देखिए दूसरा, यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य शामिल हैं। कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो तीनों ही हैं। इसमें राजस्थान भी है। तो यहाँ से इसमें क्या है? इसमें राजस्थान भी है। ठीक है, तो ये राजस्थान भी है। तो ये 4 राज्य आपके शामिल हैं, इसीलिए जो है कि इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है,
अब 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 12 नंबर का प्रश्न, वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में छत छत पर घर में, ये देखिए कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ये जो है कि प्रश्न का मतलब क्या है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना अनिवार्य कर दिया है, और जो भी घर यह कार्य नहीं करेगा, छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का मतलब नहीं बनाएगा ढांचा, तो ये इस पे जो है कि दोषी पाया जाएगा, तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका जो है कि फ्रेंड्स राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपका वीवी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, तमिलनाडु है। और यहाँ से देखिए एक रोचक तथ्य, देखिए यहाँ से मैं लिखा क्या हूँ, TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि कौन सा सही था? यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर होती है? यानी कि ये जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है ये कहाँ पर जो है कि की जाती है? तो ये फ्रेंड्स जो है कि की जाती है आपकी ये मेघालय राज्य में। ठीक है, तो मेघालय में जो है कि ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से सिंचाई की जाती है। मेघालय राज्य है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय, याद रखिएगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आपके TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय राज्य। ठीक है, तो मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। कहाँ पर? तो मेघालय राज्य में। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो इससे भी एक प्रश्न जो है कि जरूर पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए खीरा और तरबूज, ये क्या है? तो खीरा और तरबूज ये जो है कि जायद की फसल है। ठीक है, जायद की फसल है। और ये जो है कि कपास क्या है? तो कपास फ्रेंड्स एक जो है कि खरीफ की फसल है। यही जो है कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्रश्न जो है कि बनाया गया है। देखिए कपास, कपास को भारत के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 का यह आंकड़ा है। ठीक है, और देखिए दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। और यह देखिए क्या है? तो यह एक खरीफ की फसल है। ठीक है, तो कपास एक खरीफ की फसल है। और जो है कि ये जो एक प्रश्न आपका यहीं से बनाया गया था। और ये देखिए TRE 1 में एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तो जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो ये दो ऑप्शन आपके यहाँ से थे और एक ऑप्शन आपका कपास से था जो कि खरीफ की फसल थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये हमने जो है कि पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे डी राइट आंसर होगा? तो सिलिकॉन की और एल्यूमिना की,
ये दोनों की बनी होती है हमारी महाद्वीपीय परपटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो ये देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और परपटी यह सबसे पतली परत होती है, ठीक है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। कौन सी? तो ये परपटी, ठीक है। और देखिए महाद्वीपीय, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि ये पिंक कलर से जो हाईलाइट किया हूँ, देखिए महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, ठीक है। और देखिए ये आपका जो है कि टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि प्रश्न बन सकता है। और परपटी के ठीक नीचे कौन सी जो है कि ये है, तो मेटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रूड नाम की है, ठीक है। तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। और पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की फ्रेंड्स सबसे पतली परत ये परपटी है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने ऊपर सब बताया था कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग 15 प्रश्नों की जो है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। आपके लास्ट में टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह भी है? यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है, वो उस ग्रह को हमें जो है कि बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके जो है कि क्लास 7वीं की बिहार एससीईआरटी साइंस की बुक से ये प्रश्न जो है कि उठाया गया है। क्या वो बुध ग्रह है जो सबसे चमकीला और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, या शुक्र ग्रह, या मंगल ग्रह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए ये जो शुक्र ग्रह है ये अत्यधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है। ये अत्यधिक क्या है? चमकीला ग्रह है। और फ्रेंड्स ये जो है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फिलहाल जो है कि बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो है कि बनाया गया है। यहाँ से देखिए शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह सबसे अधिक चमकीला है, यानी कि यह सबसे अधिक क्या है? चमकीला है। और थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो देखिए पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए सौरमंडल में ग्रहों का जो है कि ये देखिए ये दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम क्या हैं? दूरी के अनुसार यानी कि सबसे जो है कि नज़दीक क्या है? किसके नज़दीक? तो सूर्य के नज़दीक, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये जो है कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कि जानकारी ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है? आपने देखा TRE1 हो, TRE2 हो या TRE3 हो, अम्ल या क्षार से प्रश्न जो है कि बन रहा है। यानी कि देखिए क्लास 10th की NCERT साइंस में जाएंगे और SCERT में जाएंगे तो आपका अम्ल एवं क्षार ये चैप्टर है और इससे 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, क्या वो एस्कार्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है, या टमाटर में, या सिरका में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो एस्कार्बिक अम्ल होता है ये जो है कि पाया जाता है किसमें? आंवला में, ठीक है। आंवला में पाया जाता है। और आंवला जो है कि हमारा फ्रेंड्स किसी में जो है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किन में पाए जाते हैं? तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं? और मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ, NCERT हो या SCERT बुक, अगर क्या आप जानते हैं करके ब्रैकेट में दिया है तो समझिए फ्रेंड्स कि यहाँ से
यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में, और साइट्रिक अम्ल देखिए नींबू के कुल फल जैसे संतरा नींबू हो गया। और देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी देखिए आंवला में पाया जाता है, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली अंगूर में और कच्चे आम में। तो ये आपका TRE 1 में पूछा गया था। और ये ऑक्जेलिक अम्ल वाला, ये टमाटर वाला, ये फ्रेंड्स क्लास 10th में भी है। तो ये आपका जो है कि TRE 3.0 6 to 8 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न दोबारा बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाकर पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बढ़ाएं इसमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिला देंगे, अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मिला देंगे तो पौधों की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमने जो है कि पहले ही बता दिया था। देखिए यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या अथवा बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों की उचित मात्रा डालकर अम्लों के उदासीनीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन करते हैं। तो यहाँ से दो जानकारी आपको जो है कि मिल रही है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग। देखिए कारखाने के अपशिष्ट पदार्थों को पानी में उत्सर्जित होने से पहले पानी में क्या मिलाकर छोड़ा जाता है। देखे होंगे फ्रेंड्स आप जो है कि बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, उनका जो गंदा जल रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, तो वो जब किसी जल या किसी नदी में छोड़ा जाता है तो वो लोग उसमें क्या मिलाकर छोड़ते हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या मिलाकर छोड़ा जाता है, तो कोई क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। इसलिए जो है कि जिस नदी या तालाब में वो जो है कि छोड़ते हैं अपशिष्ट पदार्थ या पानी, तो उसमें जो है कि जंतुओं पे, मछलियों पे, जानवरों पे कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए इसी अम्लीय पदार्थ के कारण, देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा नदियों एवं तालाबों की मछलियाँ अधिक संख्या में मर गई या उसके शरीर पर घाव हो गए। कारखाने के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसी अम्लीय पदार्थ के पानी में बहने या विसर्जित होने से जलीय जंतु नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ को पानी में उत्सर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर दिया जाता है ताकि नदियाँ एवं तालाब में मछलियाँ और भी अन्य जो जीव जंतु हैं उनको जो है कि कोई भी हानि ना हो, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। यहाँ पे खो होगा, मैं जो है कि टाइपिंग किया हूँ तो याद है। देखिए अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है और निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। देखा होंगे फ्रेंड्स जो हमारा जो ताजमहल है वो जो है कि पीला पड़ रहा है। किस लिए पीला पड़ रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और इस अम्लीय वर्षा के होने का कारण या कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं जो अम्लीय वर्षा कराती हैं, वो कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें देखिए आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं। देखिए आपने अखबारों में पढ़ा या सुना होगा कि ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। ऐसा अम्लीय वर्षा के क्षति प्रभावों के कारण होता है। देखिए वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं। देखिए कारखाने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं।
अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो ये अम्ल वर्षा होने का कारण ये तीनों गैसें जिम्मेदार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंतः श्वसन के समय पसलियाँ, यानी कि अंतः श्वसन जो होता है उसमें पसलियाँ, क्या अंतः श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं या बिल्कुल गति नहीं करती हैं, या अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ गति करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतः श्वसन के समय पसलियाँ या कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्रेंड्स ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसको भी, तो यहाँ से देखिए ये अंतः श्वसन एवं उच्चावसन और ये श्वसन, ये दोनों में अंतर दिया गया है। और देखिए यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, तो यहीं से जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और इसमें देखिए इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है और इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है। तो बस ये बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा दर्पण उल्टा दर्पण देखिए निम्न में से कौन सा दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि क्या वो उत्तल दर्पण है जो उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, या अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी कि फ्रेंड्स ये जो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बन सकता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अवतल दर्पण के द्वारा जो है कि उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें आपके जो है कि बुक में भी दी गई हैं। देखिए यहाँ से हमने सीखा, देखिए यहाँ से अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये अवतल दर्पण से ही संभव है। जबकि फ्रेंड्स उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि हमेशा जो है कि ये देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि उल्टा ये, हाँ देखिए उत्तल लेंस के द्वारा, देखिए इसमें लेंस आपके ऑप्शन में नहीं था, तो उत्तल लेंस के द्वारा भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है और अवतल दर्पण के द्वारा भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। और अवतल दर्पण के देखिए अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखे तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होगा। तो ये जो है कि प्रश्न जो है कि यहाँ पे बन रहा है। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से और भी प्रश्न बनेगा। देखिए अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्या फ्रेंड्स अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप जो है कि रट लीजिए, सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है हमेशा। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। देखिए अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स अवतल लेंस की बात हो रही है। ठीक है, अवतल लेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए अवतल लेंस और अवतल दर्पण में अंतर है। आप यहाँ पे देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये बायोलॉजी से प्रश्न है आपका, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि क्या निषेचन कहलाता है, या परागण, या मुकुलन, या मुकुल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ये आपका जो है कि क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ से जो है कि परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपे होने के कारण उसमें चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफ़र वर्तिकाग्र तक करता है। और देखिए परागकण का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है।
ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाहर से चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं चीज़ें फ्रेंड्स वहीं से पूछी जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या वो लैंड स्टीनर थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया, या विलियम हंट, या विलियम हार्वे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, विलियम हार्वे के द्वारा जो है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में विलियम हार्वे को जो है कि चित्र बनाकर बिल्कुल यहाँ पे ब्लू कलर में घेर के भी दिया गया है। देखिए यहाँ से विलियम हार्वे की कहानी, ठीक है। देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 नामक एक डॉक्टर ने की थी। देखिए, तो ये विलियम हार्वे का जन्म है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप बस इतना जानिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ये जो है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत से एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और रेलवे में तो बार बार, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस जानवर में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बताना है कि निम्न में से किस जानवर में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, रक्त परिसंचरण आपके स्पंज में और हाइड्रा में, इन दोनों में जो है कि नहीं पाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स स्पंज और हाइड्रा दोनों में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको भी देखेंगे। यहाँ से देखिए, सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ जानवरों में तो रक्त पाया जाता है, लेकिन सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता, क्योंकि जैसे ये स्पंज और हाइड्रा, इनमें क्या है, इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न था आपका, और यहाँ से इसको आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और यहाँ से देखिए, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि आपने देखा होगा या सुना होगा, जब आपका जो है कि कोई भी थोड़ा सा ब्लड, जब कोई भी हाथ हो या फ्रेंड्स आपका जो है कि कोई भी शरीर थोड़ा सा कट जाता है, तो उसमें देखे होंगे कि ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है कि ब्लड रुक जाता है। तो रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। देखिए फ्रेंड्स, अगर रक्त का थक्का आपका नहीं जो है कि रक्त का थक्का आपका नहीं बनेगा, तो फ्रेंड्स आप जो है कि मर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं, ये रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण, तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो रोगाणु होते हैं, हमारी शरीर की प्रतिरक्षा करती है, वो रक्त की वो कौन सी कोशिका है जो हमें जो है कि हमारे शरीर की रोगाणुओं से या रोगों से रक्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपका कौन है, तो WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सफ़ेद, ये होती हैं सफ़ेद ब्लड कणिकाएँ होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं। और ये जो है कि हमें रोगाणुओं से जो है कि हमारे रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। तो ये जो वाइट ब्लड, ये कोशिकाएं जो हैं, ये हमें जो है कि रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन के द्वारा होता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, चालन, संवहन और विकिरण,
ये तीनों के द्वारा जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण फ्रेंड्स चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको। तो देखिए क्या आप हमने सीखा, देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। तो ये आप जो है कि इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसमें यही इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप जो है कि देखिए यहाँ से ये जितनी पॉइंटें हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, पूरे जो है कि चैप्टर का ये निचोड़ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए केचुए की सहायता से खाद बनाया जाता है, इसकी सहायता से बने खाद को कहते हैं, यानी कि जो केचुए के द्वारा जो खाद बनती है उस खाद को हम लोग क्या कहते हैं। क्या फ्रेंड्स हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या बायोगैस कंपोस्ट कहते हैं, या संपीड़ित कंपोस्ट कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए जो केचुए की सहायता से जो खाद बनाई जाती है इस खाद को फ्रेंड्स हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और बीपीएससी में तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये जानकारी आप रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। देखिए फ्रेंड्स कंपोस्ट खाद, देखिए इन केचुओं की सहायता से खाद प्राप्त किया जाता है, इसकी सहायता से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो चीज़ें आपकी बुक में दी हैं उनको आपको हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो जो है कि आसान हो या हार्ड हो। ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। आराम से फ्रेंड्स आप जो है कि सभी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना पाएंगे और जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है।